पुतिन का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। रूस में मार्शल लॉ की शर्तों को और सख्त किया गया। स्टेट सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत कंपनियों को समय से डिलीवरी देनी होगी। नियम उल्लंघन पर कंपनी डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स होंगे निलंबित। तो देखिए, पुतिन ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और कहा जा रहा है कि पुतिन ने जो नया नियम जारी किया है, ये नियम मानना ही होगा। फरमान जारी कर दिया गया है और सबको कह दिया गया है कि इन नियमों का पालन सख्ती से कराना है। व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से रूस में मोबिलाइजेशन को लेकर के कहा जा रहा है कि रणनीति तैयार कर रहे हैं। कुछ और सख्त नियम कंपनी निदेशक, शेयर होल्डर्स के लिए बनाए गए और अगर उसका पालन वो नहीं करते हैं तो निलंबित भी किया जाएगा। तो पुतिन एक के बाद एक नए फरमान जारी कर रहे हैं। पुतिन के इसी रवैये को लेकर उनके खिलाफ देश में गहरी नाराजगी की भी खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन रूस में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए हाल के दिनों में रूस में हुई कुछ घटनाओं के बारे में आपको जानना जरूरी है और ये सारी डिटेल्स आपके सामने बिग वॉल पर हम रखेंगे। 5 वजह। सबसे पहली वजह क्या? रूस के बड़े कारोबारियों, शेयर होल्डर्स में भारी नाराजगी है पुतिन के खिलाफ। दूसरी एक बड़ी वजह क्या है? कजाकिस्तान और अजरबैजान जैसे सोवियत देशों को पुतिन से डर लगता है। तीसरा एक बड़ा कारण है, कट्टर समर्थक भी पुतिन का पक्ष लेने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। चौथी बड़ी वजह यह कि रूसी सैनिकों को जबरन युद्ध में भेजने पर जनता में भी गुस्सा है। आपने देखा कि बड़े लेवल पर पलायन भी हुआ था क्योंकि लोगों के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया था इस फैसले के सामने आने के बाद। और 5वीं मुख्य वजह क्या? युद्ध की वजह से बिगड़ती इकोनॉमी को लेकर के भी पुतिन की आलोचना हो रही है। कुछ और डिटेल्स हैं, इसके लिए चलते रवि के पास। और डिफेंस इक्विपमेंट कंपनियां ही सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि रूस के अरबपति भी पुतिन के खिलाफ नजर आ रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी आप समझिए, इसके कारण को भी जरा देखिए। क्या पुतिन के खिलाफ रूस के अरबपति हैं और क्यों हैं? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? एक एक करके आपको सारे फैक्ट्स बताते हैं। बड़े रूसी कारोबारी पुतिन के युद्ध के फैसले से असंतुष्ट हैं। रूस की दूसरी बड़ी तेल कंपनी लुकोइल ने यूक्रेन युद्ध का विरोध किया। युद्ध से रूस के कारोबारियों को भारी नुकसान। यूक्रेन से युद्ध पर खर्च रूस की अर्थव्यवस्था से करीब दुगना है। कई बड़ी कंपनियां युद्ध के बाद रूस से बाहर निकल गई हैं। तो ये सारे प्रभाव जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक नाराजगी है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हालात हैं पुतिन के सामने वो कितने वास्तविक हैं और क्या पुतिन के लिए ये मुश्किल पैदा कर सकते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुराग शुक्ला, रक्षा विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, फॉरेन एक्सपर्ट और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अंशु मैम, ये सवाल मैं आप ही के सामने रख रहा हूं, क्या ये सिचुएशन पुतिन के सामने रियल है और अगर है तो क्या पुतिन इससे निपट लेंगे? यदि हम रशिया के ही स्तर से नहीं, किसी भी देश के स्तर से देखें तो हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या युद्ध किसी भी देश के लिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था के लिए, राजनीति के लिए और जनता के लिए क्या एक मनचाही स्थिति होती है? बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन हम ये भी समझें कि रशिया किन स्थितियों में इस युद्ध में गया और किन स्थितियों में पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। तो निश्चित तौर पर एक विरोध या जनाक्रोश हम देख सकते हैं, लेकिन जिस कद के नेता पुतिन हैं, जिस प्रकार की उनकी राजनीति रही है रशिया में इतने वर्षों से और अलग अलग उन्होंने फेजेस देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बगावत उनके खिलाफ हो सकती है या होने जा रही है। लेकिन आंतरिक स्थिति यदि हम स्तर पर देखें तो विरोध का सामना तो न सिर्फ पुतिन को, किसी भी नेता को करना ही पड़ेगा। क्या ज़ेलेंस्की को विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा? इस लेवल पे युद्ध छिड़ा है तो विरोध होगा ही होगा। बिल्कुल। क्या यूक्रेन की जनता परेशान नहीं है? क्या यूक्रेन की जनता नहीं चाह रही कि युद्ध रुक जाए? यूक्रेन की जनता तो बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल। यूक्रेन की जनता के सामने तो अब अपने सर्वाइवल का सबसे पहला संकट है। बिल्कुल। और देखिए मैम, इस बीच एक और बड़ी खबर और पुतिन को लेकर ही एक बड़ी जानकारी आ रही है। पुतिन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लगातार यूक्रेन बनाने की कोशिश कर रहा है। प्लान के तहत रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत का दावा है। यूक्रेन और अमेरिका मिलकर नई रणनीति पर अब काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ये कहा गया हो। यहां तक कि अलेक्जेंडर दुगिन को लेकर ये दावा किया गया था, जो कि उनके ब्रेन माने जाते हैं। ये तक कहा गया था कि वो भी पुतिन के खिलाफ हो चले। और अब देखिए, बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, वो पुतिन के युद्ध के फैसले से नाराज है।
वो पुतिन के खिलाफ हो चले, इस बात का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, जिस तरह से दावा है कि पुतिन के खिलाफ विरोध के सुर मुखर हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब यह भी कहा जाने लगा है कि पुतिन पर ज़ेलेंस्की ने मनोवैज्ञानिक तौर पर सही मगर बढ़त बना ली है। अब कैसे बढ़त बनाई गई है? बिग वॉल के जरिए आप देखिए, पहला सबूत क्या सामने आ रहा है? यूक्रेन को रौंदने का ऐलान, अब तक फेल प्लान। जी हां, यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, लेकिन 1 साल के बाद तक ऐसा हुआ नहीं। दूसरा सबूत, ज़ेलेंस्की के साथ ताकतवर देश है, पुतिन अलग थलग पड़े हुए। हालांकि क्या वाकई में ऐसा है, इसे भी देखना पड़ेगा। अगली बड़ी बात क्या है, वो बिग वॉल के जरिए आपके सामने हम रखते हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए, तीसरा सबूत क्या है? रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ज़ेलेंस्की को साथी देशों से युद्ध का सामान लगातार सप्लाई हो रहा है। चौथी बड़ी बात, चौथा सबूत, कीव पर कब्जे में नाकाम ज़ेलेंस्की अभी तक कामयाब। जी हां, कीव पर कब्जे में नाकाम पुतिन नजर आ रहे हैं और ज़ेलेंस्की अभी तक कामयाब नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, वो जमीन पर अगर देखें, वॉर जोन में जाकर देखें, तो काफी हद तक हकीकत वैसी नजर नहीं भी आती है। निधि, आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन? बिल्कुल करुणा, क्या मनोवैज्ञानिक बढ़त ज़ेलेंस्की को मिल गई है और पुतिन का मनोबल क्या टूट रहा है? कई संकेत मिले हैं। यही वजह है कि फिलहाल अदृश्य पुतिन की इस कमजोरी को यूक्रेन और अमेरिका भांप चुके हैं और उनका कुछ हद तक प्लान कामयाब होता भी दिख रहा है, जबकि आगे पुतिन को हराने के लिए भी कई प्लान दोनों देश मिलकर बना रहे हैं। तो पुतिन से क्या जो बगावत है, वो बगावती सुर या विद्रोह के सुर पनप रहे हैं रूस के भीतर ही? ये बड़ा सवाल है। अब जो प्लान है उस पर आपको बताते हैं। पुतिन का मनोबल इतना तोड़ा जाए कि वो कदम पीछे कर लें, ये एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। ज्यादा से ज्यादा देश साथ मिलकर पुतिन को कमजोर करें, ये प्लान नंबर 2 है। इसके अलावा प्लान नंबर 3, यूक्रेन को हाईटेक हथियारों की सप्लाई होती रहे ताकि युद्ध में यूक्रेन डटा रहे। तो ये तो ऐसी पोजीशन है जिसमें यूक्रेन को बढ़त हासिल कराने के लिए पुतिन की मनोवैज्ञानिक हार जरूरी है। प्लान नंबर 4 इसी के तहत युद्ध लंबा खींचकर रूसी जनता में पुतिन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ाया जाए। तो ये हम आपको बता रहे हैं। प्लान नंबर 5, रूस में ऐसे हालात बने जिससे पुतिन का तख्ता पलट हो जाए। तो ये तमाम प्लान ये बताते हैं, पांडे सर मैं चाहूंगी कि आप इस पर रिएक्ट करें। ये तमाम प्लान बताते हैं कि किस तरह से साइकोलॉजिकली इस प्रेशर में, इस जाल में फंसाया जाए ताकि रूस हार मान जाए। देखिए, ये इस प्रकार की जो बातें उठाई जा रही हैं, ये भी एक प्रकार का जो है आक्रमण है पुतिन के ऊपर। और लेकिन अगर देखें, पिछले 1 वर्षों में अकेले पुतिन जो है पूरे 30 देशों के साथ, नाटो कंट्रीज का जो 30 देश हैं, ये मिलकर खिलाफ उनके हमला कर रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर है, हम सभी देख रहे हैं। उसके बाद भी पुतिन का मनोबल नहीं गिरा। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी देश जब युद्ध में जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति पर कुठाराघात होता है, जिसकी वजह से वहाँ के व्यापारियों में और वहाँ के जो लोग हैं, जनमानस है, सर, वो तो होता है। लेकिन चतुर्वेदी सर, यहाँ पर तो हम उल्टा देख रहे हैं ना, मनोवैज्ञानिक हार की बात हो रही है, लेकिन जमीन पर तो पुतिन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन दावों में फिर कितनी सच्चाई है? करना बहुत सही कहा आपने कि अगर जो सामने है प्रत्यक्ष है और जो आप कह रहे हैं उसमें अगर थोड़ा सा भी गैप है तो कोई उस बात को विश्वास नहीं करेगा। जमीन पे पुतिन आज पूरे कंट्रोल में है। उन्हें ईस्टर्न यूरोप जो उनका मैं समझता हूं लक्ष्य था, वो उन्होंने कब्जे में किया हुआ है। आज अगर अमेरिका चाहे तो यहाँ पे सीज फायर हो सकता है और बातचीत के, हमने भी बताया था कि लगभग 27% यूक्रेन की जमीन इस वक्त रूस के कब्जे में है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है, प्रमाण है। खेरसोन में रूस की एयर स्ट्राइक जारी है। रूसी सेना ने एलरॉन 7 ड्रोन का वीडियो जारी किया है। एलरॉन 7 ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है रूसी फौज। खेरसोन का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमले लगातार तेज हैं। पुतिन का मजाक उड़ाने पर मुश्किल में है अब रूसी नेता। अगले हफ्ते कोर्ट में पेश होंगे मिखाइल अब्दालखिन। कान पर नूडल्स लगाकर सुन रहे थे पुतिन का भाषण। ये वही तस्वीर है जिसके बाद अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई है। तो पुतिन का भाषण जो चल रहा था, उसका मजाक उड़ाते हुए रूसी नेता नजर आए। कान में नूडल्स लगाकर लपेट करके पुतिन का भाषण सुना जा रहा था। अब इसी के बाद अब कोर्ट में पेशी होगी बकायदा।
तो देखिए रूस के हालात ये हैं, पुतिन का मजाक उड़ाया, अब कोर्ट में पेशी होगी, कोर्ट से समन आ गया है। रूसी नेता मिखाइल अब्दालखिन इनका नाम है। पुतिन का भाषण दरअसल ये देख रहे थे, बड़ी इंफॉर्मेशन आपको हम दिखा रहे हैं। कान पर नूडल्स लपेट कर, और आप देखिए कान पर नूडल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये नूडल्स को लपेट करके भाषण सुन रहे थे। पुतिन के झूठ का विरोध जताने का ये इनका तरीका था। रूस में नूडल्स लगाने पर खास मैसेज होता है और वो यही करते हुए नजर आ रहे थे। इसी तस्वीर के आधार पर अब जो समन है वो जारी किया गया है। तो देखिए पांडे सर, मेरा सवाल आपसे है कि अभी इस बात का दावा कि जो अरबपति है, बिजनेसमैन है, टाइकून से वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से पुतिन का विरोध हो रहा है उसकी कुछ ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए निश्चित रूप से कुछ लोग उसका विरोध निश्चित रूप से करेंगे क्योंकि उनकी जो जीवन शैली है उस पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था कि युद्ध स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, वो इस समय कहीं भी गवाही नहीं देती कि पुतिन जो है वो पीछे हट रहे हैं या उनको मनोबल कहीं गिर रहा है। उनके अटैक में पैनापन आ गया है। उन्होंने जो अपनी अटैक पॉलिसी थी, जहां पर एक डिस्पर्स वे में अटैक कर रहे थे, अभी फोकस वे में कॉन्सेंट्रेटेड अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये जो मजाक है पांडे सर, पुतिन का मजाक महंगा पड़ गया और समन जारी हो गया कोर्ट की तरफ से। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, स्वदेशी मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा यूक्रेन, विल्खा एम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, अटैक किया जा रहा है। हाइमार्स से ज्यादा है यूक्रेनी मिसाइल की रेंज। तो अब एक नए तरीके युद्ध में आजमाए जा रहे हैं और स्वदेशी मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विल्खा एम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, हाइमार्स से ज्यादा है यूक्रेनी मिसाइल की रेंज। एक क्विक रिएक्शन। और बड़ी खबर यह कि पुतिन विरोधी रूसी बिजनेसमैन ओलेग जेरिपिस्का का बड़ा दावा, अगले साल तक रूस का बुरा हाल होगा, रूसी इकोनॉमी की हालत खराब हो जाएगी, बिना विदेशी निवेश के रूस संभल नहीं पाएगा। तो ये बड़ा दावा किया गया है रूसी बिजनेसमैन की ओर से, जिसमें कहा जा रहा है कि पुतिन की पॉलिसी की वजह से रूस को जो अर्थव्यवस्था की मार है वो झेलनी पड़ सकती है। तो पुतिन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। पुतिन विरोधी रूसी बिजनेसमैन ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो रूस की इकोनॉमी है, रूस की जो इकोनॉमी है वो टूटने लगेगी, इसका असर भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये सभी को पता है कि पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने कितने सारे सैंक्शन रूस पर लगा रखे हैं यूक्रेन पर हमले को लेकर के, और कहीं ना कहीं रूस को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इससे उलट दावे करते हैं और कहते हैं कि इस वॉर का असर रूस की इकोनॉमी पर कहीं से नहीं पड़ा है। उनसे भी जानेंगे इस बारे में कि ये जो बिजनेसमैन दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम है। लेकिन उससे पहले जो कहा गया है रूसी बिजनेसमैन ओलेग जेरिपिस्का की ओर से, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि रूस की इकोनॉमी अब टूटने लगी है, खतरे में है रूस की इकोनॉमी, अब पश्चिमी प्रतिबंध और असरदार होंगे, ये भी दावा वो कर रहे हैं। यूक्रेन के नतीजे से रूसी इकोनॉमी का भविष्य तय होगा, विदेशी निवेश के बिना रूस के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे, बाजार स्थिर नहीं हुआ तो रूस के पास एक भी पैसा नहीं बचेगा, एक रुपया नहीं बचेगा। ओलेग जेरिपिस्का है रूसी बिजनेसमैन, वो ये दावा कर रहे हैं। कर्नल शुक्ला, हमने आपसे कई बार बात की और आप सबने यही कहा कि युद्ध तो जरूर यूक्रेन के खिलाफ रूस ने छेड़ा है, लेकिन रूसी इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता हुआ उस स्तर पर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन रूसी बिजनेसमैन ये जो दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में रूस की इकोनॉमी बेहद कमजोर होगी, इस दावे में आपको कितना दम लग रहा है? और बड़ी बात यह भी कि पुतिन के खिलाफ जो भी रूस में बोलता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये कार्रवाई के लिए भी इनको तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, कार्रवाई एक अपनी जगह है, वो अपना इंटरनल मैटर है। लेकिन अगर हम इकोनॉमी की बात करें, रशिया की इकोनॉमी कहीं से भी प्रेशर तो आया है उसके ऊपर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन जो अगर आप वर्ल्ड से देखें तो उनके एक नया समूह बना है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया के साथ, ईरान के साथ आके, और इसके अलावा उनके जो आउटफ्लो है, उनका जो मेजर इकोनॉमी कमोडिटी जिसे बोलेंगे वो ऑयल है, तो वो ऑयल तो ऑलरेडी उनका बिक रहा है। उसके बाद अगर हम सेकंड इंडस्ट्री की बात करें, रशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है डिफेंस इंडस्ट्री। भले ही वो आज अपने हथियार बाहर किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक साल में देखें, उन्होंने एक साल में बिल्कुल मजबूत स्थिति से लड़ते रहे, तो इसका मतलब डेफिनेटली उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था चल रही है, डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरह से कारगर है, चल रही है। तो किसी भी तरह से उनकी इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और जितना ऑयल, अगर हम ऑयल की बात करें, पहले 4 महीने के अंदर जब युद्ध शुरू हुआ था, उसके पहले 4 महीने के अंदर उनके पिछले 3 क्वार्टर से ज़्यादा ऑयल की
की बिक्री हुई थी। और आने वाले समय में आज भी देश में, हमारा देश में, जैसे इंडिया के अंदर भी आ रहा है बहुत सारा ऑयल, तो ऑयल तो आ ही रहा है और उनकी मजबूत इकोनॉमी तो ऑयल की ही है, तो उनकी इकोनॉमी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और इनफैक्ट उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा चलती जा रही हैं। नहीं, डिपेंडेंसी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दे आर सस्टेनिंग देमसेल्फ। एक साल में कोई फर्क नहीं। ठीक है सर। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बाखमुट में आर पार की जंग चल रही है। रूसी यूक्रेनी सैनिकों की हैवी फायरिंग, दोनों ओर से भारी गोलाबारी की जा रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बाखमुट। और ठंड खत्म होने पर यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का बयान, सर्दी में भी पुतिन का प्लान फेल हो गया। सर्दियों में हम बच गए, पुतिन हार गए। हमने दुनिया की भविष्यवाणियां फेल कर दी। दिमित्रो कुलेबा ने यह बयान दिया है कि जो विंटर वॉर था उसे भी हम निकाल ले गए, उसे भी हम झेल ले गए और पुतिन की सारी योजनाएं विफल रही। हालांकि दावे बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ी सच्चाई जिसका हम जिक्र शुरुआत में ही कर चुके हैं कि यूक्रेन अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा गंवा चुका है, जिस पर पुतिन का इस वक्त नियंत्रण है। फिर भी ये बयान जारी किया गया दिमित्रो कुलेबा की तरफ से और वो कह रहे हैं कि पुतिन की हार हुई है, वो ये दावा कर रहे हैं। जरा इसको हम समझने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं, उनके बयान के अर्थ क्या हैं। सर्दी के सबसे खतरनाक दौर से बचकर निकला यूक्रेन, ये कहना है दिमित्रो कुलेबा का, यूक्रेनी विदेश मंत्री। हमने अपने इतिहास का सबसे मुश्किल वक्त इस समय देखा है और इसको हमने निकाला है। ठंड के बीच जीवन अंधेरे में था, लेकिन हम टूटे नहीं, हम पुतिन से लड़ते रहे। कई संस्थाओं ने वार्निंग दी थी कि यूक्रेनी देश छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन यूक्रेनी देश छोड़कर भागे नहीं, लड़ते रहे। हम बहादुरी से लड़े, लोगों की भविष्यवाणियां गलत साबित हुई, फेल साबित हुई। कुलेबा ने यह दावा किया है। सर्दियों में हमारा बच जाना पुतिन की एक और बड़ी हार है, वो ये दावा कर रहे हैं। इस तरह से हमारा सरवाइव करना ही पुतिन की हार है। ठंड में किन चुनौतियों से यूक्रेन के सैनिकों ने जंग लड़ी, जरा उस पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि इसको बहुत डिफिकल्ट टाइम माना जा रहा था। देखिए, नॉन स्टॉप मिसाइल अटैक होता रहा, क्योंकि ठंड में जमीन पर लड़ाइयां कम हो रही थी, मिसाइल अटैक ज्यादा हो रहे थे, हीटिंग इक्विपमेंट्स की कमी थी, इलेक्ट्रिसिटी की कमी थी और लाखों लोग बिना पानी के रह रहे थे, क्योंकि ठंड में गर्म पानी की जरूरत पड़ रही थी और ऐसे में यह मुश्किल हो रहा था। कई शहरों में ब्लैकआउट था, आधे से ज्यादा पावर सिस्टम तबाह हो गए थे। आपको याद होगा, इन मिसाइल अटैक्स के जरिए ज्यादातर यूक्रेन के जो पावर प्लांट्स थे उनको हिट किया जा रहा था, उन ग्रिड्स को हिट किया जा रहा था, जिससे यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा शहर अंधेरे में चले जाएं। चतुर्वेदी सर, क्या इस दावे में कुछ दम नजर आ रहा है कि इस ठंड में रूस के खिलाफ सरवाइव कर जाना ही अपने आप में पुतिन की हार है, क्योंकि ठंड चली गई है और अब शायद युद्ध लड़ना ज्यादा आसान हो? रवि, अब यूक्रेन छोटी छोटी चीज़ों में अपनी विजय देख रहा है। उसको लग रहा है कि अगर हम विंटर सरवाइव कर गए तो हम विजयी हो गए, लेकिन इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। वो मनोबल बढ़ाने के लिए अपने 1.5 करोड़ आदमी विस्थापित हुआ है, जो कि यूक्रेन से सच्चाई से मुंह फेरा जा रहा है। बिल्कुल सच्चाई से मुंह फेर रहे हैं। बहुत नुकसान हुआ है। सारे जो मैन्युफैक्चरिंग हब से सब, यूक्रेन वर्ल्ड की ग्रेनरी था, खाद्यान्न यहाँ से जाता था, वो सब बर्बाद हुआ है। ये सब उनको समझ में नहीं आ रहा और वो अकेले उन्होंने नहीं किया। अगर इसको विंटर को सरवाइव किया है तो नेटो देशों की मदद से, यूएसए की मदद से, उधर एक अकेला देश और इधर 30 और 35 कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अगर आप देखें तो जब हिटलर की फौजें इसी एरिया में थी और रूस ने उनको अल्टीमेटली पछाड़ा था, और ये अगर रूस आज भी चाहे तो इसको खत्म करने की और इतिहास अपने आप में रिपीट होता हुआ नजर भी आ रहा है। आप देखिए इन सब के बीच किस तरह से एक और बड़ी खबर आ रही है वॉर फील्ड से। रूस यूक्रेन जंग के बीच फ्रांस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। फ्रांस की सेना ने बड़ी मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओरियन 23 के नाम से फ्रांस की सेना की यह ड्रिल, फ्रांस के दक्षिण में सेना ने इस ड्रिल को अंजाम दिया। पैराशूट से लैंड करते हुए ये फ्रांस के सैनिक और इस ड्रिल में वॉर एक्सरसाइज को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं।
और देखिए इस बीच एक और अहम खबर है। फ्लाइट में नाजी सैल्यूट पर रूसी यात्री को नीचे उतारा गया है। यात्री ने कहा मैं रशियन हूं, फिर नाजी सैल्यूट किया और समारा में प्लेन से रूसी यात्री को नीचे उतारा गया। देखिए यही वो वीडियो है जिसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है और ऐसे में जो आम लोग हैं उन्हें भी कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रूसी सेना पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा सामने आया। अब तक 10,000 रूसी जवानों ने छोड़ा युद्ध का मैदान। रूसी जवानों ने सरेंडर की हेल्पलाइन पर किया संपर्क। सितंबर 2022 में यूक्रेन ने शुरू की थी ये हेल्पलाइन। यूक्रेन ने आई वॉन्ट टू लिव हॉटलाइन का डेटा जारी किया है, जिसके तहत अब तक जो जानकारी मिली है 10,000 जवानों ने छोड़ दिया युद्ध का मैदान। रूसी आर्मी का सरेंडर और मौत का डर, ये इस आशंका के तहत 10,000 जवानों ने मैदान जंग छोड़ दी। इसी की डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। रूसी सेना पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है कि किस तरह से जो रूसी सेना है वो सरेंडर कर रही है। मौत का डर है, रूसी आर्मी का सरेंडर भी सामने आया। जल्दी से बिग वॉल के जरिए हम आपको डिटेल्स बताते हैं कि किस तरह से कितना आंकड़ा सामने आया है रूसी जवानों का जिन्होंने सरेंडर किया। 10,000 रूसी सैनिकों के सरेंडर का दावा यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन के 24 घंटे चलने वाले हॉटलाइन पर रूसी सेना का ये सरेंडर है। जो यूक्रेन में हॉटलाइन चलती थी उस पर सैनिकों ने कहा कि हम हथियार डाल रहे हैं। हॉटलाइन पर रूसी सैनिक बोले हम जीना चाहते हैं। रूसी सैनिकों को सरेंडर का मौका देने के लिए ये हॉटलाइन बनी है। और आपको बता दें कि हॉटलाइन पर रोज 100 रूसी सैनिकों की लगातार कॉल्स आई, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। यूक्रेन ने हॉटलाइन से जुड़ी एक वेबसाइट भी बनाई है ताकि अगर कोई जवान इस तरह से सरेंडर करना चाहता है तो वो वेबसाइट के जरिए संपर्क कर सकता है। रूसी सैनिकों के परिवार के 1.4 करोड़ सदस्यों ने विजिट की है वेबसाइट। तो ये पूरा आंकड़ा सामने आया। अंशु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो आंकड़ा सामने आया है ये बताता है, इससे पहले हमने ये भी बताया था कि रूस में कैसे बगावत सामने आ रही है। फिर दूसरी तरफ यूक्रेन दावा कर रहा है कि जो रूसी सैनिक हैं वो तेजी से मैदान जंग छोड़ रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव को आप कैसे देखती हैं? पर ज़मीनी हकीकत तो हमें कुछ और ही नज़र आ रही है। और यूक्रेन की ओर देखें तो अपनी लगभग 30% ज़मीन वो खो चुका है, रूस के कब्जे में है। जो क्लेम कर रहा है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई तो उधार की लड़ाई लड़ रहा है। जब तक नाटो और यूएस ने यूक्रेन को मदद दे रखी है तब तक यूक्रेन इस लड़ाई को लड़ पा रहा है। और देखें तो कह रहा है यूक्रेन कि हमने विंटर्स में भी पुतिन के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। इसका क्रेडिट तो पुतिन को लेना चाहिए कि विंटर्स में यूक्रेन जा करके भी हमने अपना कब्जा जमाना जारी रखा और इस हॉस्टाइल वेदर में भी हम वहां टिके रहे और हमने युद्ध को नहीं रोका। तो अब ये यूक्रेन को समझने की जरूरत है कि किसी के हाथों का खिलौना बनने की बजाय एक निर्णय ले और इस युद्ध के अंत की ओर आगे बढ़े। क्योंकि बार बार मैं देख रही हूँ कि रशियन डिप्लोमेट्स की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। रवि, सवाल यही है कि वो विंडो खुलेगा कहां से, क्योंकि अभी तक दोनों तरफ से जिस तरह की बातें कही जा रही हैं ऐसा नहीं लगता। G20 विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी ये बात आई है। रशियन मंत्री ने इस बात को किया है और रायसीना डायलॉग में भी ये मुद्दा उठाया गया है। ठीक है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, बाखमुट में चप्पे चप्पे पर मौजूद है वैगनर लड़ाके। वैगनर ग्रुप ने कहा यूक्रेनी सेना ने सभी ब्रिज तोड़े, रूसी जवानों की मूवमेंट रोकने के लिए ये ब्रिज तोड़े गए हैं। और बड़ी जानकारी है, रूसी हमलों के खिलाफ यूक्रेन का डिफेंस। DSHK एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन से यूक्रेन का डिफेंस। 12.7 mm कैलिबर की गन का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेनी हमलों को लेकर रूस में अलर्ट है। मॉस्को में P182 प्राइमा रेडार सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक पर नजर रखेगा ये एडवांस रेडार। तो देखिए, क्योंकि मॉस्को से ठीक बगल में, ठीक पास जिस तरह से ड्रोन के जरिए हालिया हमले को अंजाम दिया गया, उसके बाद अब रूस की तरफ से तमाम एहतियात बरती जा रही है। और यह जानकारी सामने आ रही है कि एडवांस रडार सिस्टम को अब मॉस्को में तैनात कर दिया गया, जिसका नाम है P18 प्राइम रडार सिस्टम। और इसकी तैनाती से अब मॉस्को और आसपास के अगर इलाकों में, अगर राजधानी और आसपास के इलाकों में कहीं पर भी कोई हमला होता है या कोई इसकी कोशिश करता है तो उसको नाकाम किया जाएगा। जी हाँ, और जिस बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं P18-2
प्राइमा आखिर है क्या? क्या है P-18-2 प्राइमा? मोबाइल रडार सिस्टम है ये और साथ ही स्टेल्थ टेक्निक से टारगेट की ये पहचान करता है। हर उड़ते हुए ऑब्जेक्ट पर इसकी नजर रहती है। 360 डिग्री कवरेज एरिया है इसका। 30 डिग्री के एंगल तक ये एलिवेशन कर सकता है। 320 किलोमीटर निगरानी की इसकी रेंज है और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑटोमेटिक मैनुअल कंट्रोल भी है P-18-2 प्राइमा के पास। तो P-18-2 प्राइमा जिसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं, कर्नल शुक्ला, किन मायनों में P-18-2 प्राइमा बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा इस युद्ध में किसी एक को बढ़त दिलाने में, इसके बारे में जरा बताएं खासियत। ये जो P-18 अभी डिप्लॉय किया गया है, ये मॉस्को के आसपास डिप्लॉय किया गया है, तो इसका पर्पस ये डिफेंसिव पर्पस ही है जी। ये रडार एक एक्टिव रडार है जो कि अपनी रेडिएशन छोड़ता है, पल्सेस छोड़ता है और उसके डिफ्लेक्ट होकर जब वापस आती हैं तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है इंट्रूडर्स को। इसमें एक खास बात ये देखी गई है कि ये जो लो लेवल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आजकल सबसे बड़ा खतरा ड्रोन का बना हुआ है, ड्रोन की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो जो सबसे माइक्रो लेवल के ड्रोन्स हैं, मैक्रो लेवल के ड्रोन्स हैं, उनको भी पकड़ने की क्षमता रखता है ये वाला रडार। तो लास्ट 2-3 दिन के अंदर जो आपने एक खबरें चलाई थी जिसके अंदर कि कुछ ड्रोन से अटैक हुई थी मॉस्को के पास, तो उस चीज की संभावना को देखते हुए इस रडार का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ये केवल सिर्फ प्लेन्स को या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है, बट लो फ्लाइंग ड्रोन्स को भी पकड़ने की हिम्मत। बिल्कुल सर, यानी कि संजीवनी एक तरीके से साबित हो सकता है इस युद्ध में रूस के लिए, क्योंकि मॉस्को के ठीक पास में इस रडार की तैनाती की गई है, जैसा कर्नल शुक्ला बता रहे थे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।